एक बहुत ही अंधेरी रात थी, चारों तरफ बादल थे, इतनी मूसलाधार बारिश चल रही। जब हम 100 किलोमीटर दूर गए, मेरे को मैसेज आता है लैंड बैक इमीडिएटली, कभी भी स्टॉर्म आ सकता है। मेरा पायलट जो मेरे साथ था वो कहता है सर आज गए। वॉर जो होता है वो सबसे बड़ा मोमेंट होता है एक सोल्जर की जिंदगी में। आप दुश्मन की टेरिटरी में जाते हैं तो एक सबसे बड़ा मेन फियर क्या होता है और एक पायलट के मन में उस वक्त क्या चल रहा होता है। शाम को मेरी वाइफ और बच्चों को मैंने ट्रेन में बिठाया। अभी मैं वापस आया एयरफोर्स स्टेशन में, गेट भी मैंने एंटर नहीं किया था, मुझे मेरे एयर ऑफिसर कमांडिंग का मैसेज आता है बलून इज आउट, मतलब युद्ध शुरू हो गया है। गैलेंट्री अवार्ड क्यों मिला, क्या कहानी है इसकी? आप देखा ना तब मैं जंप कर गया फायर के अंदर, जाते ही क्रैश किया रनवे के ऊपर। पहले 10-12 जहाज ऐसे खड़े थे, 2 जहाज को जाके टकराया, दोनों में भीषण आग। पैर भी जल गए, झुलस गए, गरम तेल बाहर निकल रहा था, छोटे छोटे पीसेस ऐसे जा रहे थे जैसे बुलेट्स जा रही हूँ। जो भी होता मेरी जगह उस समय शायद वो यही करता। क्या को राखे साइयां मार सके ना को। किराना हिल्स में कहते हैं उधर उन्होंने न्यूक्लियर हथियार छुपा के रखे हुए हैं। हमने उनके एयरफील्ड पे हमला किया जो बिल्कुल पास थी इसके। इतना डर अंकुश जो $93 मिलियन का एक एवैक्स आता है, हमने उसको डिस्ट्रॉय किया। कितना बड़ा क्राइम है भारत से गद्दारी करना और भारत से गद्दारी की सजा क्या है? ये इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस विंग क्या करती है, उनको प्यार के जाल में फंसाते हैं, जिसे हनी ट्रैप कहते हैं। ये किनको फंसाते हैं? जो यंग होते हैं। माधुरी गुप्ता अप्रैल 2010 में एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करती थी, उनको भी ऐसे हनी ट्रैप में उन्होंने फंसाया था। AK भारती सर, उनका एक रिएक्शन बड़ा वायरल हुआ। उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि किराना हिल पर न्यूक्लियर लीकेज हुआ है और क्या इंडिया ने वहाँ भी टारगेट किया था? Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. 25 मई 1999 की बात है। पाकिस्तान के सैनिक मुजाहिदीनों का भेष बनाकर LOC क्रॉस कर गए और इंडिया की चेक पोस्ट पर कब्जा करके बैठ गए। अब वो पहाड़ों के ऊपर और हम नीचे। ऐसे में हमारी पोस्ट को रिकैप्चर करना कितना मुश्किल था, सोचो जरा। इसीलिए आर्मी की मदद के लिए सरकार ने एयरफोर्स को बुलाया और इंडियन एयरफोर्स ने इतिहास बदल दिया। 25 मई को एयरफोर्स ने ऑपरेशन शुरू किया। 26 मई को मिग जेट्स ने दुश्मन पर अटैक लॉन्च किए। लेकिन ये अटैक करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने वाले जेट्स को आसमान से टारगेट एक बिंदी जैसा दिखता है। ऊपर से एयरफोर्स को LOC क्रॉस करने की मनाही थी। अगर एक भी बम मिस हो जाता तो दुश्मन के बजाय हमारे अपने सैनिक मारे जाते। लेकिन एयरफोर्स ने ऐसा होने नहीं दिया। एयरफोर्स ने करगिल के बर्फ से ढके पहाड़ों पर ऑपरेशन व्हाइट सी चलाया और कुछ हफ्तों में ही मैदान मार लिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या हो ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को हमेशा घुसकर मारा है। लेकिन मारा कैसे? कौन होते हैं वो पायलट्स? कौन बनाता है ये स्ट्रेटजी? कौन इन्हें ट्रेनिंग देता है और कैसे इन ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है? इन सारे सवालों का जवाब एक एयर कोमोडोर से बेहतर और कौन दे सकता है। इसीलिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं 32 साल से भी ज्यादा एयरफोर्स को सर्व कर चुके गैलेंट्री अवार्ड विनर एयर कोमोडोर अशमिंदर सिंह बहल। सर वेलकम है आपका। जय हिंद अंशिता, हाउस योर जोश? हाय सर। सर हाल ही में हमने पॉडकास्ट किया था लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर का जी, और अब हम हैं एयर कोमोडोर के साथ यानी अशविंदर सिंह बहल के साथ। नेवी पर्सनल को भी हम लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि एज अ एयर कोमोडोर आपकी ड्यूटी क्या होती है? अंशिता जी, एयर कोमोडोर हो, फ्लाइंग ऑफिसर हो, स्क्वाड लीडर हो या एयर मार्शल हो, सबकी ड्यूटी एक ही है, अपनी देश की सेवा। जब मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहला कदम रखा तो वहां पे लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, चैटवोडियन प्रिंसिपल, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। देयरआफ्टर कम्स द सेफ्टी, ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ दोज हु आर प्लेस्ड अंडर यू। यानी कि आपके एम्प्लॉइज नहीं कहेंगे यहां पे, आपके एयर वॉरियर्स या सोल्जर्स। और तीसरा कि योर ओन सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर कम लास्ट। हमारे लिए देश हमेशा से सर्वोपन रहा है
और एयर कोमोडोर एक ऐसा रैंक है जो पहला सीनियर रैंक आता है 1 स्टार का जब हम एयरफोर्स के अंदर आते हैं। ये स्ट्रेटेजिक लेवल में पहला कदम है। इसके अंदर हम वो वाले काम करते हैं जो या तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के होते हैं, या फिर बेस कमांड करते हैं, या फिर जैसे कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर में मैं डिप्टी कमांडेंट था, तो हम लोग वो वाली स्ट्रेटेजी बनाते हैं कमांड हेडक्वार्टर्स के अंदर, जिससे कमांड के अंदर हवाई ऑपरेशंस को किया जा सके। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट होना कैसा एक्सपीरियंस रहा? मज़ेदार था, खतरनाक था? पहली बार जब जेट में बैठे तो डर लगा या फिर एक्साइटमेंट था? अंशिता जी, सबसे बेहतर क्वेश्चन तो ये आपने पूछा। ये मेरे दिल का क्वेश्चन है कि एक फाइटर पायलट के लिए फ्लाइंग एक बहुत बड़ी चीज है, वो भी फाइटर जहाज के अंदर। जब मैं 16 साल का था ना, तो मैं एक जामनगर में होटल के अंदर एक कमरे के अंदर था, जिसकी खिड़की से मैं जामनगर एयरफोर्स स्टेशन में मिक्स को लैंड करते हुए देखता था। इतनी हाई स्पीड में एयरक्राफ्ट आके लैंड कर रहा है, तो अंदर दुख दुख भी होती थी, पर दिल करता था कि मुझे यही जहाज उड़ाना है। उसके बाद इसमें 2 चीजें थी, एक तो एक्साइटमेंट भी था जैसे आप कह रहे हैं, और दूसरा डर था कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ऐसे जहाज को उड़ा पाऊंगा और उस लेवल पे उड़ा पाऊंगा कि मैं दुश्मन के जहाजों को शूट डाउन कर सकूं। तो सबसे पहले जैसे ही हमारी एनडीए की ट्रेनिंग खत्म हुई, हम एयरफोर्स एकेडमी गए। वहां पे एयरफोर्स एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, एक बहुत ही मेथोडिकल तरीके से प्लानिंग करती है आपकी, जिससे आप सिलेबस इस तरीके से करिए कि ना केवल आपका एक्साइटमेंट बरकरार रहे और बढ़ता रहे, लेकिन जो आपके अंदर डर है वो कम होता रहे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है। पहले हमने शुरू किया पिस्टन इंजन जहाज से, जो बहुत स्लो होते हैं, और उससे बेसिक फ्लाइंग सीखी, एरोबैटिक्स सीखी, यानी कि हवा में कलाबाजियां खाना, वो सीखा, आके सेफली लैंड करना सीखा। उसके बाद हमने फिर फ्लाई किए जेट एयरक्राफ्ट, फिर ट्रांसोनिक जैसे कि हंटर, जिन्होंने युद्ध में भी पार्ट लिया था 1965 में, 1971 के अंदर, और उसके बाद मेरे को फिर मिग 21 में लाया गया। उस समय मिग 21 देश का आधुनिक जहाज था, और जो भी हमने फ्लाइंग सीखी, लड़ने की, हवा में फायर करने की, हवा से ग्राउंड में फायर करने की, रॉकेट, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, सारी मैंने पहली शुरुआत, असली शुरुआत मिग 21 के अंदर की। और इससे मैं आपको बताऊं, कभी कभी हम फ्लाई करते थे सुपरसोनिक स्पीड में, यानी कि ध्वनि की स्पीड से भी तेज हवा में। वो एक्साइटमेंट मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और जो स्पीड, अगर हम हाई स्पीड 1000, 1100, 1200 किलोमीटर की स्पीड अगर हम जमीन के पास फ्लाई कर रहे हो, और जब जमीन ऐसे करके जा रही हो आपके, उसका भी एक अपना थ्रिल था। लेकिन एयरफोर्स ने हमको ऐसे ट्रेन किया कि हमारी थ्रिल बढ़ती रही, एडवेंचर बढ़ता रहा, मुश्किल काम करने में हमको सीख मिली, लेकिन डर कम होता रहा। डर कम होता रहा वक्त के साथ साथ। और वैसे डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, और एयरफोर्स है तो डर के आगे जीत ही है, इंडियन एयरफोर्स के आगे। मैं सर ये भी पूछना चाहूंगी कि जब आप, क्योंकि स्ट्रेटजी मेकिंग आपका रहा है, आप स्ट्रेटजी मेक करते आए हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो जब भी इस तरह का कोई ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन सिंदूर जैसा बेहद सेंसिटिव ऑपरेशन होता है, तो इसको अंजाम कैसे दिया जाता है? क्योंकि लोगों को तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी का कॉल आया और एयरफोर्स मिसाइलें लेकर निकल पड़ी, तो क्या इनका प्रोसीजर क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है अंशिका जी। जैसे आपको याद होगा, पहलगांव जो कि बहुत ही बब्बर इंसिडेंट था हमारे देश में, हमारे अस्तित्व के ऊपर बहुत बड़ा घात था ये पाकिस्तान आर्मी का, टेररिस्ट को इस्तेमाल करके। तो अगर आपको याद हो, उनके जो जनरल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने कुछ दिन पहले पहलगांव से कहा था 2 नेशन थ्योरी के बारे में, हिंदू मुस्लिम डिवाइड के बारे में, और कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, ऐसे कहा था ना उन्होंने। तो इसका मतलब है कि जैसे ही पहलगाम हुआ, हमें क्लियर था इसमें पाकिस्तान की आर्मी का हाथ है, चाहे इन्होंने टीआरएफ जो कि लश्कर ए तैयबा का फ्रंट है उसका इस्तेमाल किया हो। तो हमने एकदम नहीं घुस गए लड़ने के लिए, हमने पहले प्लानिंग की। अगर आपको याद है, 2 कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, एनएसए की मीटिंग हुई, और हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के चीफ साथ में भी मिले प्रधानमंत्री जी को, और अलग अलग भी मिले, और एक योजना बनाई गई। वो योजना ये थी कि हम अपनी तरफ से युद्ध नहीं चाहते, पर पाकिस्तान ने युद्ध हमारे ऊपर थोपा है, तो हमें उन आतंकियों के सेंटर जो पाकिस्तान के अंदर है उनको खत्म करना है। तो हमने ऐसे 21 सेंटर ढूंढे,
फिर उसके ऊपर हमने इंटेलिजेंस फाइंड आउट किया कि उस सेंटर्स के अंदर क्या अभी भी आतंकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम था, जैसे हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, या जब पुलवामा का हुआ तो हमने बालाकोट किया, उनके उधर अंदर जाके अटैक किया, उनके बालाकोट के अंदर उनके 100 से ऊपर 200 से ऊपर आतंकी मारे थे। तो उनको पता था कि शायद हम आतंकी हेडक्वार्टर्स पे करें अटैक, तो 21 में से 12 में से उन्होंने आतंकियों को हटा दिया। पर जिन 9 सेंटर्स में आतंकी थे, हमने बहुत ही सुयोजित योजना के साथ उन पे हमला किया। ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जैसे स्कैल्प जैसी मिसाइल, जो कि 300 से लेके 500 किलोमीटर दूर मिसाइल जाके हिट करती है प्रिसीजन के साथ, यानी कि मिनिमम कोलेटरल डैमेज। हमारा एम उनके मिलिट्री या सिविल को हिट करना नहीं था, हमारा एम था कि हम उनके टेरर टारगेट्स को हिट करें। एयरफोर्स ने 2 बहुत महत्वपूर्ण टारगेट लिए। एक था लश्कर तैयबा का मुरीद के, जो उनका हेडक्वार्टर्स है, और उसमें अबू जिंडल जो उनका खूंखार आतंकवादी था वो था। और दूसरा कौन सा था? जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है भावलपुर का, जो 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है। वो सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि इतना हेवीली डिफेंडेड टारगेट को इंडियन एयरफोर्स इतनी अच्छी तरीके से हमला करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। हमने जितने भी टारगेट्स थे इनके, चाहे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, उनको अप्रोप्रिएट वेपन सिस्टम के साथ मैचिंग करी, वो भी इंटेलिजेंस गैदर करके, डिकॉयज भेजे, और उसके बाद साथ साथ हमने अपनी मिसाइल्स छोड़ी जो बिल्कुल एक्यूरेटली उनके टारगेट्स पे हिट की। एक भी सिविलियन की मौत नहीं हुई, लेकिन 100 के करीब आतंकी मारे गए। और क्या आपने देखा, क्या उन आतंकी जो मारे गए उसमें जैश ए मोहम्मद का जो को फाउंडर है मसूद अजहर, उसके अपने 12 से 13 क्लोज फैमिली मेंबर थे, और उनके जनाजा में लश्कर तैयबा के लोग भी आए, और साथ में आए गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जनरल के जो लोग सैनिक थे, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग उनकी बॉडी पे लगाया, और साथ साथ में इवन पंजाब चीफ मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी उधर रीथ ले किया गया। क्या मतलब है? ये मतलब है कि इनकी क्लोज गठन है पाकिस्तान आर्मी का उनके टेरर एलिमेंट्स के साथ। देखिए, हमने तो उनके टेरर एलिमेंट्स को अटैक किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे गुरुद्वारों को, हमारे क्रिश्चियन स्कूलों को, हमारे जो छोटे मोटे मंदिर इधर उधर जो उनको लग रहे थे कि अभी सेफ होंगे, उन पे हमला बोला। उन्होंने हमला बोला हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, हमारे एमिनेशन डिपोज के ऊपर, और उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की हमारे S-400 को। ये अलग बात है कि जो 400 ड्रोन उन्होंने पहले दिन भेजे, उनमें से कोई भी ड्रोन ने अपना टारगेट हिट नहीं किया। ये उन्होंने प्लान किया, लेकिन उनका प्लान हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, जो कि एयरफोर्स कंट्रोल करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरफोर्स के पास है, और जिसमें आर्मी और एयरफोर्स दोनों के एलिमेंट्स लगे हुए हैं, उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया उनके ड्रोन्स, और ड्रोन्स के साथ जो मिसाइल्स भी आई थी उनको भी तबाह बर्बाद कर दिया। अगले दिन भी जो उनके 200 ड्रोन आए थे, हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन उनकी तरफ से वो कुछ भी, उनकी डिफेंस हमारे मिसाइल्स को नहीं रोक सकी। अगले दिन हमने Su-30 से, क्योंकि अब उन्होंने मिलिट्री टारगेट सेट किए थे, अब उन्होंने हमारे सिविल टारगेट सेट किए थे, और हम तो युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन हमने उस लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे भी डोमिनेट किया। हमने जाके उनके 11 से 12 एयरफील्ड्स को अटैक किया, उनके 6 रेडार्स को अटैक किया, यहां तक कि उनका नूर खान का जो एयरबेस है, जिसे चकलाला एयरबेस कहते हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स के साथ है। वहां के ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर को अटैक करके बर्बाद कर दिया, C-130 को हिट किया, और उधर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद है, जो कि उनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स है, और वहीं पे उनका एक स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है, जिसके अंदर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। यानी कि वो डिसीजन की न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल, क्योंकि पाकिस्तान बोलता रहता था ना, हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, हमने उसके ऊपर भी उनके इस ब्लफ को, इस ब्लैकमेल को भी हटा दिया। इतनी अच्छी हमारी प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी। हमने सरगोदा पे हमला किया, जो किराना हिल्स के पास है, और किराना हिल्स में कहते हैं, गूगल में अगर आप जाएं तो बताएंगे कि उधर उन्होंने न्यूक्लियर हथियार छुपा के रखे हुए हैं, और स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को छुपा। हमने उनके एयरफील्ड पे हमला किया, जो बिल्कुल पास थी इसके। इतना डर अंकुश, हमने उनके एवैक्स वाला बेस जो है, जो $93 मिलियन का एक एवैक्स आता है। एवैक्स क्या होता है? जहाज के ऊपर रेडार लगा हुआ है।
उससे काफी दूर तक वो हमारे अंदर देख सकते थे। हमने उसको डिस्ट्रॉय किया, उनके एयरफील्ड जो है भोलारी एयरफील्ड, वहां जाके उनके हैंगर के ऊपर अटैक करके। किस चीज का हमने इस्तेमाल किया? हमारे Su-30 के साथ लगे हुए थे हमारी ब्रह्मस मिसाइल, जो भारत में ही बनती है। इतनी एक्यूरेट है, 1 से 5 मीटर स्पीड उसकी 3.5 माक, यानी कि स्पीड, अगर ध्वनि की स्पीड 1225 किलोमीटर है सी लेवल पे, उसको आप 3.5 गुना मल्टीप्लाई कर दो। इतनी तेज मिसाइल है। विश्व की बहुत कम मिसाइल्स हैं जो एयर एनवायरनमेंट में रहते हुए इतनी तेज चलती हैं और इतनी एक्यूरेट है और इतने लो लेवल पे चलती हैं कि उसको कोई भी रेडार उसको पिकअप नहीं कर पाया। इतना बड़ा धक्का जब पाकिस्तान को लगा तो वो अपने घुटने टेक दिए, अमेरिका के पास भागता हुआ गया, मिडिल ईस्ट देशों के पास भागता हुआ गया कि इस युद्ध को रुकवाओ। और उसके बाद जब उनके डीजीएमओ ने हमको कॉल किया कि अब युद्ध को रोकिए, सीज फायर करिए, तो हमने एग्री किया, क्योंकि हमारा जो इनिशियल एम था वो हमने अचीव कर दिया था। सर, पहलगाम अटैक जो हुआ, आतंकी तो अभी भी नहीं पकड़े गए, लेकिन कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो पकड़े गए हैं जासूसी के आरोप में। ज्योति मल्होत्रा का नाम आपने सुना होगा। हमने सुना है, पढ़ा है कई बार कि जब इंडियन एयरफोर्स में नए लोग ज्वाइन करते हैं तो इस तरह का जो लालच का ऑफर होता है पाकिस्तान की तरफ से उनको भी दिया जाता है। तो कितना बड़ा क्राइम है भारत से गद्दारी करना, और भारत से गद्दारी की सजा क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईएसआई होती है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस विंग। ये पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कंबाइन इंटेलिजेंस को गैदर करती है। लेकिन इसका ज्यादातर जो रोल रहता है कि दूसरे देशों के अंदर कैसे हम अशांति फैलाएं, खासकर भारत के अंदर, और भारत को तोड़ने की स्ट्रैटेजी पूरी आईएसआई के अंदर बनती है। तो ये इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस विंग क्या करती है, या तो बहुत सारे यंग लड़के, जैसे वो ज्योति मल्होत्रा की बात चल रही है या दूसरे लड़कों की बात चल रही है, उनको प्यार के जाल में फंसाते हैं। पहले बहुत छोटी छोटी चीजें करके, जिसे हनी ट्रैप कहते हैं। और इसका मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूं आपको। अगर आपको याद हो, माधुरी गुप्ता अप्रैल 2010 में, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करती थी, बी ग्रेड की ऑफिसर थी वो, और वो इंफॉर्मेशन विंग के अंदर थी, इस्लामाबाद के अंदर, भारतीय एम्बेसी के अंदर, भारतीय थी वो। तो उनको भी ऐसे हनी ट्रैप में उन्होंने फंसाया था। ये किनको फंसाते हैं? जो यंग होते हैं या फिर जो मिडिल एज होते हैं, जो अकेले होते हैं, जिनको प्यार की जरूरत है। तो पहले ये हमेशा हनी ट्रैप करते हैं, उसके बाद दूसरे लेवल पे लेके जाते हैं जब आईएसआई के एजेंट के साथ इनका लिंक किया जाता है। और फिर वो इंटेलिजेंस, पहले बहुत छोटी सी चीज मांगेंगे, कहेंगे हमें सिर्फ टेलीफोन नंबर दे दो अधिकारियों के जो कि ओपनली अवेलेबल है। तो उसको भी डर नहीं लगता, वो दे देता है, या 2 सिम कार्ड्स ला के दे दो, 2 सिम कार्ड्स ला के दे देता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसको पैसे भी दे के साथ साथ वो उठाते रहते हैं, और एक समय आता है कि वो फंस जाता है, ब्लैकमेल होने लग जाता है, फिर बड़े बड़े सीक्रेट्स निकालने लग जाता है। तो जैसे ही हमने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की, हमारे को हर लेवल पे रेगुलरली ये चीज की ब्रीफिंग होती है, इसके ऑर्डर्स निकले हुए हैं, यहां तक कि सोशल मीडिया पे अपनी कोई भी ऐसी फोटो जिसमें कोई भी सीक्रेट बाहर आ सकता है या कोई भी इक्विपमेंट दिखती हो एयरफोर्स की या जहाज दिखता हो, उसको दिखाने के लिए मनाही है। और साथ में ये ब्रीफिंग्स रेगुलरली होती हैं कि अगर आप फंस भी गए, मैं कहता हूं कई बार इंसान से गलती हो जाती है, सभी इंसान, आप आके बता दो, आप बता दोगे तो पनिशमेंट कम मिलेगी और आपको बचा लिया जाएगा। लेकिन अगर आप बताएंगे नहीं और अगर आपको पकड़ा जाता है, तो फिर आपके साथ पूरा लॉ अप्लाई किया जाएगा, जो एक टेरर ऑपरेटिव के साथ किया जाता है या एक स्पाई के साथ किया जाता है। मैंने आपको माधुरी गुप्ता का केस बताया था, उसको 3 साल की सजा हुई थी, और उसके बाद वो बेचारी अपने फैमिली को भी नहीं देख पाई और किसी को भी नहीं, उसकी मौत अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। तो कहीं ना कहीं भारत में रहते हुए जब आपको स्पाई कहा जाता है, तो आप सोचिए कि जेल तो छोड़िए, आप किस तरीके से अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को फेस कर सकेंगे। बिल्कुल सर। एक सोल्जर की अगर हम बात करें, क्योंकि एयरफोर्स के जो सोल्जर्स होते हैं वो दुश्मन की टेरिटरी में जाते हैं। वॉर जो होता है वो सबसे बड़ा मोमेंट होता है एक सोल्जर की ज़िंदगी में, और जब आप दुश्मन की टेरिटरी में जाते हैं तो एक सबसे बड़ा मेन फियर क्या होता है, और एक पायलट के मन में उस वक्त क्या चल रहा होता है? अंशिता जी, मैंने आपको वो केस बताया था ना कि जब मैं पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया तो हमको सिखाया गया कि देश सर्वोपम है, और हम उसी के लिए ही हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि एक दिन आएगा
जिस दिन आपको जाना पड़ेगा, और उस टाइम पे आप उस लेवल पे सक्सेसफुल हो जिस लेवल को देश की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे मन में जब हम युद्ध पे जाते हैं, मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताऊं, इसके साथ एक कहानी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 25 मई की बात है। शाम को मेरी वाइफ और बच्चों को मैंने ट्रेन में बिठाया, क्योंकि वो घर जा रहे थे। मेरे पूना में घर था मेरा उस समय, तो अब मेरे पेरेंट्स के पास जा रहे थे, तो मैंने उनको बिठा दिया। अभी मैं वापस आया एयरफोर्स स्टेशन में, गेट भी मैंने एंटर नहीं किया था, मुझे मेरे एयर ऑफिसर कमांडिंग का मैसेज आता है, बलून इज आउट, मतलब युद्ध शुरू हो गया है। अब आप जल्दी से पहुंचो, कल सुबह आपको ऑपरेशनल बेस पे पहुंचना है। रातों रात हमने अपने जहाजों को रेडी किया, अपने मैप्स बनाए, हमने तैयारी करी कि हम अपने ऑपरेशनल बेस पे जाएंगे, और अपनी एक्साइटमेंट भी है, डर भी है कि क्या मैं उस लेवल तक सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और उसमें हमने हमारा प्लानिंग में ही पूरा एफर्ट, डर तो बहुत दूर चला गया। डर सिर्फ एक चीज था कि शायद मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कि उसके लिए मैं कितनी तैयारी अब कर सकूं। और ये चीज जो मेरे पायलट्स ने फिर उसके बाद किया, तो मैं ये मेरे को सांत्वना मिली कि जो हमारे से हमारा देश चाहता था हमने किया। सर 32 साल दिए आपने एयरफोर्स को, सबसे टफ आपका ऑपरेशन कौन सा रहा, सबसे टफ चैलेंज? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मई का ही महीना था, और ऐसा तूफान वेस्ट बंगाल में, उसको काल बैसाखी कहते हैं, तो कभी भी आ जाता है और उसकी कोई ज्यादा वार्निंग भी नहीं मिलती। एक बहुत ही अंधेरी रात थी, चारों तरफ बादल थे। हमारे जितने भी एयरबेस आसपास के होते हैं हमारे बेस के पास, वो सारे डाउन थे, इतनी मूसलाधार बारिश चल रही थी। लेकिन मेरा एक पायलट, उसकी करेंसी के लिए बहुत जरूरी था कि वो उस रात को फ्लाई करता। अब कौन भेजे उसके साथ? तो मैंने फिर क्या किया, मैं उसको अकेले तो भेजना नहीं चाहता था, तो मैंने एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट लिया, MiG-27 का ट्रेनर था, उसको उसमें बिठाया और उसके साथ गया। जब हम 100 किलोमीटर दूर गए, याद रखिए हमारे जितने भी आसपास के एयरबेस थे, सब पे मूसलाधार बारिश चल रही थी। हम कहीं और जा नहीं सकते थे, सिर्फ अपने बेस तक ही जा सकते थे। 100 किलोमीटर दूर पे मेरे को मैसेज आता है, लैंड बैक इमीडिएटली, कभी भी स्टॉर्म आ सकता है, कभी भी थंडर स्टॉर्म या स्क्वॉल आ सकता है, क्योंकि काल बैसाखी का मौसम था। अब हम 100 किलोमीटर दूर हैं, और हवा में चारों तरफ घुप अंधेरा, बादल ऊपर, और पूरा वेदर टर्बुलेंट था, मतलब जहाज ऐसे ऐसे कर रहा था। तो उस समय पे जहाज को टर्न अपनी बेस की तरफ, उस पॉइंट की तरफ किया जिस पॉइंट से हम क्विकली लैंड कर सके, और साथ में स्पीड को बढ़ाया 1000 से 1200 किलोमीटर। और उस स्पीड में जमीन के पास रात को, जबकि इतनी अंधेरी रात थी और एकदम डीस्टेबलाइजिंग सा एनवायरनमेंट था, उसमें तेजी से वापस हम अपने बेस की तरफ चल पड़े। तो मेरा पायलट जो मेरे साथ था, वो कहता है, सर आज गए, क्योंकि और बेस कोई है नहीं और लगता नहीं है कि हम उससे पहले लैंड कर जाएंगे। मैंने एक चीज देखी है, जब आप कभी भी विश्वास रखते हैं भगवान के ऊपर और अपने आप पे, भगवान की वजह से अपने आप पे, आप हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, और भगवान भी आपको बचा के लाता है। तो जैसे ही हम टर्न कर रहे थे, और मैंने फटाफट स्पीड ड्रॉप करी ताकि मैं अंडर कैरेज होता है ना हमारा लैंडिंग गियर, उसको उतार सकूं और एयरक्राफ्ट को लैंड कर सकूं, तब तक बहुत ज्यादा वेदर टर्बुलेंट हो गया। और जब हमने राउंड ऑफ किया तो बारिश शुरू हो गई। टच डाउन किया और आधा रनवे तक पहुंचे तो बारिश की तेजी भी बढ़ गई और मूसलाधार हो गई। सोचिए अगर हम 1-2 मिनट का डिले हो जाता तो हमारे पास कोई जगह नहीं थी जाने की। मेरी लाइफ का वो सबसे टफ मिशन था। और जब हम बाहर आके जहाज उतारा, हमने टामैक पे रोका और बाहर निकले, एकदम भीग गए जब तक हम अपने क्रू रूम तक पहुंचे। मुझे वो दिन कभी नहीं भूलता। लेकिन मुझे ये भी बिलीफ है कि जब भी आप बहुत मुश्किल काम करने जाते हैं, भगवान आपके साथ है। तो आपने तो वही कह दिया, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बहुत अच्छा। और शायद फ्यूचर में आपको कुछ और भी बड़ा करना था जिससे आपको गैलेंट्री अवार्ड मिल सके। गैलेंट्री अवार्ड क्यों मिला, क्या कहानी है इसकी, हमें बताइए जरा। देखिए, एक चीज मैं पहले सीधा क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी मेरी जगह होता, कोई भी ऑफिसर उस समय वहां पे, उसको भी वो गैलेंट्री अवार्ड मिल जाता है, क्योंकि हमें ट्रेन किया जाता है मुश्किल सिचुएशंस के अंदर एक्ट करने के लिए, फटाफट एक्शन लेने के लिए। एक जहाज आ रहा था लैंडिंग के लिए,
तो लैंडिंग के आते टाइम वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया और जाते ही क्रैश किया रनवे के ऊपर। पहले पायलट की तो डेथ उसी समय हो गई और फिर घसीटता हुआ वो टारमैक की तरफ बढ़ा और टारमैक में जाके जो 10-12 जहाज ऐसे खड़े थे, 2 जहाज को जाके टकराया, दोनों में भीषण आग लग गई। फ्यूल बाहर निकल रहा था बहुत तेजी के साथ, एकदम गर्म फ्यूल, क्योंकि दोनों आग चारों तरफ लगी थी। कभी भी जहाज एक्सप्लोड कर सकता था। अगर जहाज एक्सप्लोड कर जाता तो आसपास के 10 से 12 जहाज भी खत्म हो जाते। तो वो सिचुएशन ऐसे थी कि मैं सेफ्टी ऑफिसर था उस बेस का, मैं उस समय पहुंच गया वहां पे, तो आप देखा ना था, मैं जंप कर गया फायर के अंदर और मेरे साथ जितने भी वहां पे सुरक्षा कर्मचारी थे, फायर के थे, जो टेंडर के साथ थे, वो भी जंप कर गए, होस को लेके आए और मुझे ये बताया गया कि एक एयरमैन तो मर चुका है, एक एयर वॉरियर तो वहीं जल के एकदम मर गया था, लेकिन एक और एयर वॉरियर जो था उसको बचाया जा सकता है। तो उसके बाद तो सोचना ही नहीं था, पैर भी जल गए, झुलस गए, बूट सारा चला गया, ओवरऑल का क्या हुआ पता ही नहीं चला। लेकिन हम गए, हमने पूरे जोश के साथ जो फायर टेंडर्स तीनों साइड से इस्तेमाल करते हुए उस आग पे काबू लाया, जो इतनी भीषण थी कि 25 से 30 मीटर ऊपर जा रही थी, गर्म तेल बाहर निकल रहा था, छोटे छोटे पीसेस ऐसे जा रहे थे जैसे बुलेट्स जा रही हो। और उस समय हम किसी तरीके से उस आग पे काबू पर किया हमने। एयरफोर्स ने उस एक्ट को रिकग्नाइज किया, मुझे वायुसेना मेडल गैलेंट्री दी, जबकि जो भी होता मेरी जगह उस समय शायद वो यही करता। सर कब की बात है ये घटना कब की है? 1998-99 की। ओके, 1998 में ये हुआ, तो 1998 और उसके बाद 10 साल और एक और माइलस्टोन आपकी लाइफ में आने वाला था। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब सरकार की तरफ से गैलेंट्री अवार्ड जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड किसी को मिलते हैं, क्या पक्ष होते हैं इसके? क्या सरकार की तरफ से क्या कुछ मिलता है? जी, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि हम लोग पर्स के लिए कभी भी वैसे तो गैलेंट्री अवार्ड ही बहुत अवार्ड बड़ी नहीं बात है, करते, बट ना ही किसी के for मन में audience। भी आता। और उस समय तो ये चीज एकदम आखिरी होती है कि मुझे गैलेंट्री अवार्ड जीतना है। मुझे तो ये था कि मुझे उस एयर वॉरियर की जान बचानी है, अपने जहाजों का जान माल दैट इज बचाना व्हाट है। इंडियन एयरफोर्स। हाँ, दैट इज टच द स्काई विद हाँ। ग्लोरी। तो उस समय जो अवार्ड्स, मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी गवर्नमेंट के और भारत के लिए, जिन्होंने मुझे वायुसेना मेडल गैलेंट्री दी। उसके साथ आपको कुछ लैंड भी मिलता है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, कुछ कैश अवार्ड भी मिलता है। वैसे वो दोनों चीज़ें मैंने ली नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि ये शायद मैं उतना डिजर्व नहीं करता था जितना कि मुझे गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया। वो इसलिए भी होता है कि हमें तो ट्रेन ही इसी के लिए किया जाता है। तो उसके बाद उन्होंने मेरी जो आज का फायदा मुझे हो रहा है गैलेंट्री अवार्ड का, मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो ये है कि जितनी मेरी पेंशन आती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता और ये 20% के करीब मैं सेव करता हूँ। इतनी बड़ी सहूलत मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है और मेरी एयरफोर्स ने दी है। ग्रेट। सर 1999 करगिल वॉर की हम बात करें, जी एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल रहा था। जी वैसे तो हमारी तीनों सेनाओं का रोल था, लेकिन आप स्ट्रेटजी मेकर थे जी और आपके स्टूडेंट्स जी जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जी कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं इस वॉर की? बिल्कुल अंशिता जी, ये कारगिल का युद्ध जब हुआ, ये टारगेट्स के बारे में आपने बताया, बहुत छोटे से थे, 14,000 से 18,000 फुट की हाइट पे थे। कुछ तो गुफाएं थी, कुछ रॉक्स थे, उसके पीछे वो लोग छुपे हुए थे। जैसे ये अगर रॉक है तो यहाँ पीछे छुपे हुए हैं, दिखते भी नहीं थे। और इतनी हाइट से अगर उसको ढूंढना हो टारगेट को, ऊपर हवा भी नहीं थी, वेपन कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाती है। अगर एक नियर मिस होता है तो हमारे अपने सोल्जर्स पे भी गिर सकता है। तो ये बहुत सारी मुश्किलें आती है जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास और कोई रास्ता नहीं रह गया था ताकि जितनी भी एट्रिशन कम कर सके हमारी भारतीय सेना पे, जब वो कारगिल, द्रास और दूसरे एरियाज, बटालिक जैसे एरियाज को वापस ऑक्यूपाई करें, तो बहुत जरूरी था कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए। हमने इनिशियली वैसे एक मिग-21, एक मिग-27 और एक मी-17 को खोया, क्योंकि उनके शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स थी, आंजा जैसी मिसाइल्स, जिससे वो शूट कर रहे थे। इसका मतलब वो पाकिस्तान आर्मी थी, सिर्फ आतंकी एलिमेंट्स नहीं थे, वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री भी थी। इसके बाद एयरफोर्स ने अपनी टैक्टिक्स चेंज की। हमने टोटल 7,600 सॉर्टीज फ्लाई की थी पूरे युद्ध के अंदर, जिसमें से 1,700 से ऊपर सॉर्टीज फाइटर्स की थी और 460 तो अटैक सॉर्टीज थी जो हमने की। हमने क्या किया, हमने अपने, खासकर जो मेरे पायलट्स भी फ्लाई कर रहे थे मिग-27 के अंदर, हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज कर दी। हमने जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए
जो हाइट जिस तक वो मिसाइल जा सकती थी, ग्राउंड से शोल्डर फाइट मिसाइल जो हमारे जहाज को हिट कर रही थी, उसके एनवेलप के ऊपर से हमने अटैक किया और टारगेट्स पे एकदम एक्यूरेटली अटैक किया, जिससे ये हुआ कि जो उधर हमने इंटरसेप्ट लिया पाकिस्तानी सोल्जर्स का, तो वो बेचारे रो रहे थे, कहते हैं दिन रात बम्बार्डमेंट हो रही है, ऊपर से बादलों के ऊपर से बम आते हैं और हमारे ऊपर आसपास फूटते हैं, और एकदम उनका मोराल जो था बूट्स तक आ चुका था। तब हमको लगा कि एक टाइगर हिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है, तो उस टारगेट को मारने के लिए हमें प्रिसीजन वेपन की जरूरत थी। तो इसलिए हमने मिराज 2000 में क्विकली लेजर गाइडेड बॉम्ब को इंटीग्रेट किया। ये उसी दौरान किया गया, और उसके बाद हमारे पायलट्स ने अटैक किया, जो मिराज के पायलट्स थे उन्होंने अटैक किया लेजर गाइडेड बॉम्ब से। उसमें मेरा एक दोस्त भी था, विंग कमांडर नंबियार, जिसने ये सॉटी फ्लाई की थी, बाद में वो एयर मार्शल बन गया था। तो अटैक करके टाइगर हिल का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, बंकर जिसमें कई ऑफिसर उनके जवान थे, सारे मारे गए। और आर्मी ने हमें इतना अच्छा मैसेज दिया उसके बाद, उन्होंने ये कहा कि आपके इस अटैक के बाद हमारी फौजें आराम से उस हिल को, टाइगर हिल आपको याद होगा ना, दिल मांगे मोर, उस हिल को हम ऑक्यूपाई कर सके। सर बहुत कमाल की स्टोरी है, बहुत कमाल की स्टोरी है, और कहानियां लगता है जैसे वक्त बीतता जाएगा और कहानियां चलती जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। 32 साल की सर्विस आपकी, आप बांग्लादेश में भी इंडिया की तरफ से डिप्लोमेट रहे जी। गंगा अकॉर्ड उस वक्त साइन हुआ था जी। आप हमारे ऑडियंस को गंगा अकॉर्ड के बारे में कुछ बताएं, और उस वक्त आपका क्या रोल रहा ये भी। इसमें भी कई कहानियां आएंगी, अगर आप जरूर मुझे सुनना बताना चाहेंगे चाहें सर, तो। हम जरूर और मैं सुनना वो चाहेंगे। जरूर शेयर करना चाहूंगा, लोगों को ये पताना चाहिए कि ऐसे काम में, बड़े बड़े कामों में छोटे छोटे भी कैसी चीजें योगदान देती हैं। तो गंगा अकॉर्ड एक्चुअली, गंगा रिवर जब आती है फरक्का बैराज जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो वहां से वो दो हिस्से में बट जाती है। एक तो कलकत्ता की तरफ जाके वो चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, और दूसरी पद्मा रिवर बन जाती है बांग्लादेश के अंदर एंटर करके। हमेशा से पानी एक प्रॉब्लम रहा है। अभी देखिए हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान के गले में ये एक फंदा है, जिस दिन हम चाहेंगे, जैसे जैसे हम कैनाल्स बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी आना बंद हो जाएगा। उनका पंजाब जो सबसे फर्टाइल है पाकिस्तान के अंदर, खत्म हो जाएगा। सिंध तो पानी रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो पंजाब से होके आता है। तो सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल होगा। इसलिए हम उनको कहते हैं आतंकवाद का रास्ता छोड़ो। आतंकवाद का रास्ता छोड़ोगे तो ट्रस्ट और कोऑपरेशन के साथ, जैसे गंगा अकॉर्ड साइन हुआ था, वैसे हम आपके साथ भी इंडस वाटर ट्रीटी को वापस ला सकते हैं, अगर आप आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो। लेकिन बांग्लादेश उस समय शेख हसीना की गवर्नमेंट वापस जीत के आई थी, अवामी लीग की गवर्नमेंट, जब मैं वहां था, और कई सालों के बाद जीत के आई थी। तो हमारे इस पानी में जो कि फरक्का बैराज में आता है, वो 70,000 से 75,000 क्यूसेक्स होता है। इसमें से बांग्लादेश कहता था कम से कम हमको आधा पानी दो, तो उससे पहले काफी कम जाता था। तो जब ये अकॉर्ड साइन हुआ तो हमने उनको 35,000 क्यूसेक्स ये देने का वादा किया, चाहे 70,000 हो, 75 हो या 65 भी हो जाए, तो हम उनको 35,000 क्यूसेक्स देंगे, क्योंकि हमारा तो उधर वेस्ट बंगाल के पास सीधा वो समुद्र में ही जाके मिल जाती है, तो हम तो फिर भी केटर कर सकते थे। लेकिन बंगाल का तो पूरा एरिया वो फर्टाइल बनाती है, सुंदरबन के फॉरेस्ट के पास से होके जाती है। तो ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा जीने का जरिया था पानी, और हमारे लिए बांग्लादेश के साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी था। कि उससे पहले बीएनपी जो थी पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो एक हॉस्टाइल पाकिस्तान ओरिएंटेड पार्टी थी। अब भी वो, उनके लोग काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस में, आप जानते ही होंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मेरे सामने हुआ था। मैं बहुत यंग था तब, छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, 3-4 साल के। और आप सोचिए कि मेरा क्या रोल होगा। जैसे ही मैंने उस एम्बेसी को ज्वाइन किया, तो मेरा रोल बेसिकली था कि डिफेंस और जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ट्रेनिंग और दूसरे टाइप का कोऑपरेशन है, वो इनके साथ बढ़ाऊं। जो आर्मी ऑफिसर्स वीज़ा लेके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हिंदुस्तान आते हैं, उनका देखूं कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, और उनको वीज़ा दिलाने में मदद करूं। तो मेरा ये एक रोल तो था ही था। और उधर की जो नॉर्मल हम असेसमेंट करते हैं ना, पॉलिटिकल, मिलिट्री और दूसरी असेसमेंट करते हैं, उसमें अपना योगदान दूं। तो ये तो कर ही रहे थे। लेकिन इसको करते करते मुझे हाई कमिश्नर है, शायद उनको लगा कि मेरे में वो काबिलियत है, उन्होंने मुझे कई सारे एक्स्ट्रा काम दे रखे थे। एक दिया था कॉमिसरी का, यानी कि
वो ड्यूटी फ्री कैंटीन होती है। उनको लगता है कि भारतीय सेना के जो अफसर होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, होते भी हैं, तो वो अगर रखें इसका ध्यान वो बेटर रहेगा, नहीं तो स्कॉच को बेच रहे होंगे बाहर। और दूसरा मैं देखता था कॉमर्सरी के बाद स्पोर्ट्स का, और तीसरा देखता था प्रोटोकॉल। यानी कि कोई भी सेक्रेटरी लेवल, जैसे कि सेशन साहब तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, हाँ, उनको से तो पूरा हिंदुस्तान हिलता था जब वो सेशन, और उसी के बाद से वो 3 सीसी बना दिए गए ताकि एक इतना कभी भी पावरफुल ना हो सके। वो भी आए, वो भी गए, उनसे भी बहुत सीख मिली मुझे, उनका पूरा ख्याल रखना। जिस दिन से वो लैंड किए और टेक ऑफ किए, एयरपोर्ट से रिसीव करके, होटल से लेके उनकी मीटिंग सब कुछ करने के बाद उनको छोड़ना वापस एयरपोर्ट तक, वो सारा का सारा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद देखिए मेरा लक इतना अच्छा था कि यह गंगा एकॉर्ड की जब बातें शुरू हुई तो इसमें ब्यूरोक्रेसी से, फॉरेन सर्विस से, सब लोग ऑफिसर्स दिल्ली से भी आते थे, फॉरेन सर्विस उनको कंट्रोल कोऑर्डिनेट भी करती थी बांग्लादेश की जो फॉरेन सर्विस है, और उनकी ब्यूरोक्रेसी के साथ वाटर रिसोर्सेज की भी जो ब्यूरोक्रेट्स आते थे उनकी भी मीटिंग्स होती थी, उनको कंट्रोल कोऑर्डिनेट, और सब में प्रोटोकॉल ऑफिसर का एक बहुत अहम रोल होता है, जो उनको रिसीव करने से लेके छोड़ने तक जितने भी बीच में एक्टिविटीज हैं, जहां मीटिंग्स हैं, जहां ट्रांसपोर्टेशन है, वहां लेके जाना। लेकिन सबसे बड़ा मेरे को मौका मिला कि हमारे देश के बाद में जो प्रधानमंत्री बने और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो आए, उनको मैं मिला। यहाँ एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उनको जब मैंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया, इतने हम्बल मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे हाथ जोड़, और उस समय उनका, आपको याद होगा, उन्होंने लिबरलाइजेशन शुरू किया था 1991 में, 1990 में। मेरे को हाथ जोड़ के उन्होंने नमस्कार किया, और मेरे को बोला एक चीज उन्होंने, बेटा क्यों आया है तू लेने मेरे को? अब मैं खुद आया था ना बाहर। देखिए देश का वो प्रधानमंत्री बाद में बने, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, कोई एयर नहीं थी उनके अंदर, बहुत ही अच्छे इंसान। शाम को मेरी वाइफ के साथ आधा घंटा, ये नहीं कि हाई कमिश्नर से बात करें, मेरी वाइफ के साथ आधा घंटा उन्होंने बिताया और उनके साथ समय व्यतीत किया। ये तो एक कहानी मैंने इनकी बताई, वो आके गए। उसके बाद हमारे जो कभी भी अगर वाटर रिकॉर्ड साइन करना है तो बहुत जरूरी है कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर आए और स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर आए। तो 2 बड़े व्यक्तित्व आए, और आपको याद होगा ज्योति बसु, जो कि 23 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे थे। ये रिकॉर्ड बहुत कम लोगों के पास है कि इतना लंबे समय तक आप चीफ मिनिस्टर रहे। उनका जो करिश्मा था वो तो कुछ और ही था। कोई भी 23 साल तक चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता उसके अंदर करिश्मा ना हो। उनको ऑन बोर्ड लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वेस्ट बंगाल से ये पानी को डाइवर्ट करना था, जो 35,000 क्यूसेक्स की बात थी। तो वो आए। अब इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी अगर आप परमिट करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम सुनना चाहेंगे। हाँ, तो वो जो एयरपोर्ट से उनको लाना, उनका रिसीव, उनका होटल, वो सारा जब मैंने सब कुछ अरेंज करके जब चेक वेक भी कर लिया कि सब कमरा सब ठीक ठाक है, जब मैं अपने घर आया सोने के लिए, रात को 9 बजे मुझे उनके लाइजन, उनका जो सेक्रेटरी है उसका कॉल आता है। कहता है बहल साहब, आपने वो जो कलकत्ता वाले केले तो वहां रख दिए है ना, क्योंकि ब्रेकफास्ट में वो और कुछ नहीं खाते, सिर्फ वो वाले केले खाते। कलकत्ता के केले? कलकत्ता के केले, जिनको मालभोज कहते हैं ना, बड़े मीठे से होते हैं, इतने साइज के। अच्छा, और छोटी साइज के? नहीं, बीच वाला साइज है। अच्छा। लेकिन बांग्लादेश में बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने साइज के। तो अब रात के 9 बजे, सुबह 7:30 बजे वो लैंड करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट में वो और कुछ लेते नहीं है, सिर्फ वो वाले केले लेते हैं जो कैलकाटा के। अब क्या करूं तो क्या करूं? फिर मेरा एक दोस्त था वहाँ, एयर इंडिया का मैनेजर, हमारी काफी दोस्ती थी, और हमने अपना नेटवर्क अच्छा एयरपोर्ट वालों के साथ भी, एयर इंडिया के साथ भी, उनकी पुलिस के साथ भी, मिलिट्री के साथ भी अपना नेटवर्क बना के रखा था, ताकि कभी भी कोई जरूरत आए, जैसे ये वाली थी, तो हम पूरा कर सके। उसको मैंने कॉल किया, रिक्वेस्ट किया कि कुछ भी हो, सुबह 6:30 बजे जो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लैंड कर रही है, उसमें केले 1 दर्जन जरूर होने चाहिए, मालभोज के केले। तो सुबह 6:30 बजे वो केले लिए पहले, और अपने जो पीए था उसके हाथ से भिजवाए, और 7:30 बजे हमारे चीफ मिनिस्टर लैंड करते, उनको रिसीव किया। जब तक वो अपने कमरे में पहुंचे, केले अवेलेबल थे उनके ब्रेकफास्ट के लिए। देखिए कई बार लाइफ में ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े डिसीजन जो ज्योति बसु ने लिए, उनकी हर मीटिंग में मैं प्रेजेंट था, और देख के उनको बोलते हुए सुन के, कैसे वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, उनके मिनिस्टर्स के ऊपर, वो एक नई सीख थी जो, और कैसे एक मुश्किल प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमारे प्रधानमंत्री भी आए, और उन्होंने, देवगौड़ा थे, उन्होंने ये अकॉर्ड साइन किया शेख हसीना के साथ, और ये गंगा अकॉर्ड की ट्रीटी 30 साल के लिए बनी। अगले साल ये लैप्स हो रही है। अगले साल लैप्स हो रही है जी।
आपने गंगा अकॉर्ड के बारे में हमें काफी कुछ बताया और हर कहानियां भी एक चीज बताई। के बाद एक कहानी तैयार है। और सबसे अच्छी बात हमें ये भी लग रही है कि हर एक जगह आपने एक माइलस्टोन सेट किया है। पहले एयर फाइटर पायलट, उसके बाद एक डिप्लोमेट, और उसके बाद अब एजुकेशन सेक्टर। मैंने ये आपके बारे में जब मैंने स्टडी की तो मैंने प्रोफाइल आपकी देखी और मैं इस बात से हैरान थी कि हर जगह जहाँ जहाँ आपने ज्वाइन किया, जो जो चीज़ की, जिस जिस फील्ड में आजमाया, आपने सब जगह एक माइलस्टोन सेट किया है। तो दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड आपको मिला है, इसकी आप कहानी बताइए कि ये अवार्ड क्यों मिला है। एक्चुअली मैं सभी कुछ हमेशा एयरफोर्स को इसलिए क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ही मुझे सिखाया कैसे मेहनत करना है, कैसे फाइट करना है। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि साथ में पढ़ते रहना है। और मैंने एयरफोर्स में रहते रहते ट्रिपल मास्टर्स की और पीएचडी ली। और तब एयरफोर्स को थोड़ा जल्दी छोड़ दिया क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर में जाके यूथ को मोटिवेट करना चाहता था, एम्पावर करना चाहता था। मुझे लगता था कि अगर यूथ एम्पावर हो गए इस देश के तो इस देश को कोई नहीं रोक सकता। तो और ये बात फिर आप देखते हैं आजकल सच भी है कि अगर यूथ का जो पॉपुलेशन है वो 51% से ऊपर है, 25 साल और नीचे की उम्र का। तो उस समय जब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में डायरेक्टर था वोकेशनल यानी कि कौशल विकास का, तो मैंने ये अवार्ड के लिए अपना नाम नहीं दिया, ना ही मैंने कहा कि मेरे को कंसिडर किया जाए। ये उन्होंने खुद ढूंढा है। जिस कमिटी ने बैठ के ढूंढा, उन्होंने खुद ढूंढा कि दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड फॉर एजुकेशन एंड स्किलिंग मुझे दिया जाए। लेकिन उस दौरान एक दो काम हुए थे जो मेरे डिपार्टमेंट ने किए थे, और क्योंकि मैं लीडर था तो क्रेडिट तो मुझे ही मिलेगा, लेकिन किया काम सभी ने था। हमने 22,000 लोग जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स थे, जिनको हम झोला छाप कहते हैं बिहार के अंदर, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के अंदर। बड़े दिनों से वो प्लान जो था ना, क्योंकि झोला छाप के ट्रीटमेंट अगर उनको आती है देनी तो लाखों की जिंदगी बचा सकते हैं, पर अगर वो गलत ट्रीटमेंट देते हैं तो आपने देखा होगा कई बच्चे, महिलाएं वो गुजर गई। कुछ जो ना इतने ना पढ़े जो थे झोला छाप वाले, तो ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है बिहार में भी है, देश में भी है। तो वहाँ पे इनकी बहुत अच्छी रोल है। तो हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया था, कंपाउंडर लेवल का कोर्स, जिसमें उनको हर तरह की ट्रेनिंग, यहाँ तक कि उनको स्नेक बाइट से लेके फर्स्ट एड से लेके सब टाइप की ट्रेनिंग देनी वो सिखाई गई। तो ये कोई आसान काम नहीं है। आप एक सिलेबस बनाते हैं, आप एक बुक बनाते हैं, आप एक उसको प्रोग्राम को कैसे कंडक्ट करना है, थ्योरी कैसे कंडक्ट करनी है, प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट करना है, बड़ा आसान है। 38 डिस्ट्रिक्ट में 212 सेंटर्स के अंदर जब आप ये ट्रेनिंग कराएंगे, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स या फिर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जहां पे डॉक्टर वैसे ही बहुत कम होते हैं, और उनको आप एक साथ में 600 ऐसे डॉक्टर्स को सिखाएंगे कि करना क्या है। 38 डिस्ट्रिक्ट्स की हमने एक मीटिंग पहले सेंट्रली पटना के अंदर की, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में मैं खुद गया जहां मैं सीएमओ से मिला, और मेरे साथ स्टेट के अंदर के भी जो अधिकारी थे एनआईओस के, वो भी पूरे चार्ज्ड अप थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हम कर रहे थे और इसको सफल बनाया। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी तरीके के हमने काफी सारे और भी प्रोग्राम किए और अपना योगदान दिया था जो सबने मिलके किया। लेकिन जिस टीम ने, कमिटी ने नाम ढूंढा तो शायद उनको मेरा योगदान सही लगा और उन्होंने मुझे दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड 2019 का दिया। जी सर, बिल्कुल कहानी आपकी बड़ी अच्छी लगी हमें। हम एयरफोर्स पर अभी वापस आना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूथ है जो ये ड्रीम देखते हैं कि उन्हें एयरफोर्स पायलट बनना है या फाइटर पायलट बनना है। उनकी तरफ से मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि कौन कौन से मिथ हैं जो एयरफोर्स को लेकर फैले हुए हैं। चश्मा लगाने वाले फाइटर पायलट नहीं बन सकते? देखिए, एक वो टॉम क्रूज की पिक्चर आई थी टॉप गन, अगर आपने देखी हो, उसमें वो एविएटर ग्लासेस पहनते हैं डार्क वाले। उसके बाद वो ऐसे फेमस हुए कि सब जगह एविएटर ग्लासेस पहने जाने लगे। लेकिन उसकी एक जरूरत होती है, क्योंकि हम जो है जब उड़ते हैं हवा में, तो जब देखते हैं सूरज की तरफ, तो अगर उसकी किरणें बहुत स्ट्रांग हो तो आंखों को हर्ट कर सकती है, खासकर हम काफी देर अगर फ्लाई कर रहे हो तो कई कई घंटे भी फ्लाई करते हैं। इसलिए इन एविएटर ग्लासेस की जरूरत होती है। वैसे जो फाइटर पायलट्स है ना, वो तो वैसे ही वाइजर होता है उनका हेलमेट के ऊपर। हम चाहे, मैं सिख भी था तो मेरा अंदर एक लेदर हेलमेट, फिर स्टील हेलमेट, और स्टील हेलमेट के ऊपर एक ब्लू या फिर ब्राउन कलर का वाइजर होता है। तो हमें जरूरत नहीं थी, और वो मैं तो शायद पहनता भी नहीं था। मेरे पास है जरूर, लेकिन पहनता बहुत कम हूं मैं इसको।
लेकिन मिथ एक और थी कि जो फाइटर पायलट्स हैं ब्रैश होते हैं, जो मतलब कि सब रूल तोड़ते रहते हैं. देयर आर ओल्ड पायलट्स एंड देयर आर बोल्ड पायलट्स, बट देयर आर नो ओल्ड एंड बोल्ड पायलट्स. ज़्यादातर फाइटर पायलट्स जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं वो एकदम डिसिप्लिन्ड होते हैं. उनका जॉब होता है कि अगर मुझे जाके बॉम्ब गिराना है तो 2-3 मीटर के अंदर गिराना है, पिन के ऊपर मारना है. अगर मुझे दुश्मन के साथ कॉम्बैट करना है तो उसको शूट डाउन करना है. हमारा एम बहुत प्रोफेशनल होता है. हमारा एम स्वैगर नहीं होता, वो स्वैग नहीं होता, वो जो वाला फिल्मों में एम हमारा दिखाते हैं। नहीं होता. और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं एयरफोर्स, अगर वो चाहते हैं कि एडवेंचर की लाइफ हो, अगर वो चाहते हैं कि प्राइड की लाइफ हो, अगर वो चाहते हैं कि ऐसी लाइफ हो जो कि आप देश के लिए कोई ना कोई योगदान दे रहे हैं और अपने ऊपर आपको भरोसा है, तब आप जरूर ज्वाइन करें. इससे अच्छी सर्विस दुनिया में कोई और है ही नहीं. और दूसरी बड़ी बात आती है कि जब आप अपने साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स जरूर 12th तक रखें. फिजिक्स और मैथमेटिक्स रखेंगे तभी आप एग्जाम दे पाएंगे और एक फाइटर पायलट या फिर पायलट बन पाएंगे. सर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि इस बार जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आए, ड्रोन वॉर जो इंडिया और पाकिस्तान में हुआ, जी. काफ़ी चर्चा में रहे वो ड्रोन. इंडिया की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो कैसे अपग्रेड हो रही है और वो कितनी स्ट्रॉन्ग है. प्लस मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो हमारा काउंटर ड्रोन सिस्टम है भार्गवास्त्र, उसके बारे में कुछ बताइए. बहुत ही अच्छा प्रश्न है. देखिए, जो पाकिस्तान ने ड्रोन यूज किया उनका एक ही ड्रोन शापाड 2 या 3 जो है वो इंडिजिनस है. बाकी तो उनके ड्रोन सब उन्होंने टर्की चीन से लिए हैं, जैसे कि TB2 लिया है टर्की से, या फिर सोंगर लिया है, या यीहा 3 जो आए थे काफी भारी संख्या में. यीहा 3 और सोंगर इंडिया के अंदर वो टर्की के हैं. और जो चाइना के हैं वो कायहोंग 4 है और विंगलुंग 2 है. ये वाले इनके ड्रोन हैं. लेकिन ज्यादातर ये ड्रोन चीनी या टर्किश है जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया. भारत के जो मैं ड्रोन्स हैं इंडस्ट्री, जब से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव शुरू हुआ है, हमारी ड्रोन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा जोश मिला है. और उसकी वजह से हम दुनिया में अब अपने ड्रोन्स को भेजने लग गए हैं, बेचने लग गए हैं. तो हमारे जो ड्रोन्स इस्तेमाल हुए इस युद्ध के अंदर जो टोटली भारतीय थे, वो ड्रोन थे नागास्त्र 1 और वो ड्रोन थे स्काई स्ट्राइकर. और साथ में हमने काउंटर ड्रोन सिस्टम का जो इस्तेमाल किया वो भी भारतीय थे. और वो ड्रोन ने दोनों सॉफ्ट किल भी की और हार्ड किल भी की. यानी कि सॉफ्ट किल क्या होती है, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी देखते हैं ड्रोन की, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी जो उसकी चाहती है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन जो उसका पाकिस्तान के अंदर है, उसके को जैम करते हैं ताकि ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए. उसको सॉफ्ट किल बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से. और हार्ड किल क्या होती है, हम अपनी लेजर बीम या दूसरा तरीका यूज करते हैं उसको शूट डाउन करने के लिए. तो जो ये लेजर बीम का इस्तेमाल किया गया था वो काउंटर ड्रोन सिस्टम में, जो कि इंडिजिनस था, जिसकी रेंज 1 से 2 किलोमीटर थी. अब आपने भर्गवस्त्र आपने बताया, अब उसके बारे में मैं बात करता हूँ. ये भी टोटली इंडिजिनस है. ये एक स्टेप और आगे आ जाता है. इसकी डिटेक्शन रेंज 6 किलोमीटर है और साथ में ये दोनों सॉफ्ट किल और हार्ड किल करता है. लेकिन हार्ड किल में यूज करता है मिनी मिसाइल्स, यानी कि रॉकेट्स का इस्तेमाल करता है. 64 रॉकेट फायर कर सकता है, 2 एक साथ फायर कर सकता है 2 सेकंड्स के अंदर. तो उससे क्या होता है कि एक वॉली ऑफ फायर करता है और मल्टीपल ड्रोन्स को अटैक कर सकता है. यानी कि स्वॉर्म ड्रोन्स जो आते हैं बड़ी भारी संख्या में, पाकिस्तान से आए या दुश्मन देश से आए या हॉस्टाइल देश से आए, उनके ऊपर अटैक कर सकता है. लेकिन इसमें बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि ये वाला ड्रोन इंडिजिनस बना, तो हम इसको बड़ी भारी संख्या में बना सकते हैं. अब 40,000 करोड़ रुपए हमारे को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए दिए गए हैं, जो कि या तो हम LMS कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम. जो ड्रोन्स आते हैं हॉस्टाइल एरिया पे चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा टारगेट है, आइडेंटिफाई करते हैं और कामिकाजी यानी कि सुसाइडल तरीके से जाके उसको खत्म कर देते हैं. तो ऐसे बड़ी मात्रा में जो हम ड्रोन्स बनाएंगे वो भी एक भारत के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं. अब मैं वापस इसी प्रोजेक्ट पे आता हूं जो आप बात कर रहे थे. ज्यादातर ड्रोन्स जो होते हैं ना वो माइक्रो, मिनी या स्मॉल ड्रोन्स होते हैं. माइक्रो का मतलब है 250 ग्राम के अंदर और मिनी का मतलब है 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक और स्मॉल का मतलब है 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक.
तो ये वाले जो ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए ही ये नया सिस्टम बना है। इन ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए और साथ साथ में स्वॉर्म ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, और इसकी जो माइक्रो मिसाइल्स की रेंज है वो 2.5 किलोमीटर है, यानी कि 1 से 2 से भी ज्यादा 2.5 किलोमीटर। तो ये काफी अच्छा इफेक्टिव सिस्टम है। सर मैं ये भी पूछना चाहूंगी ड्रोन्स के बारे में। जैसे हमने जाना इंडियन एयरफोर्स की जो एलिट कमांडो फोर्स है, गरुड़ कमांडो फोर्स, उसकी क्या कहानी है, उसे किस मकसद से बनाया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गरुड़ जो फोर्स है 2004 में बनी थी। ये स्पेशल ग्रुप है हमारा, स्पेशल ऑपरेशंस करते हैं, स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं इसके अंदर, यानी कि हम अपने ही एयरफोर्स के लोगों को स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग देते हैं, कमांडो ट्रेनिंग देते हैं। बहुत ही कठिन और मुश्किल ट्रेनिंग होती है। इसे क्यों बनाया गया? इसे बनाया गया है एयरफील्ड की प्रोटेक्शन के लिए। आपने देखा जो पठानकोट में एक टेरर अटैक हुआ था, तो उस एयरफील्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए, जो कि एसिमेट्रिक थ्रेट कहते हैं, जो टेरर एलिमेंट्स की थ्रेट है इसको एसिमेट्रिक थ्रेट कहते हैं, उसके लिए भी बनाया गया है। अनकन्वेंशनल वॉर के लिए भी बनाया गया है। इसलिए भी बनाया गया है कि इसका इस्तेमाल हम युद्ध के अंदर, एनिमी टेरिटरी के अंदर भी कर सकें। सर्च एंड रेस्क्यू पीस टाइम में तो इसको करेंगे ही इस्तेमाल, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, यानी कि अगर हमारा कोई भी पायलट दुश्मन की टेरिटरी में आके अगर शूट डाउन हो जाता है, तो उसको कैसे हम बचा के वहां से लेके आ सके, उसमें भी इनका रोल होगा। अगर हमें दुश्मन के रेडार्स पे स्ट्राइक करना है, स्पेशल ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसी टेरिटरी, हॉस्टाइल टेरिटरी अपने कंट्रोल में ले आते हैं, वहां पे हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज बनाने हैं, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जितने भी आप स्पेशल ऑपरेशन सोच सकें, तो ये वाली फौज कर सकती है। बिल्कुल सर। हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये देखा जी कि AK भारती सर, उनका एक रिएक्शन बड़ा वायरल हुआ। उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि पाकिस्तान में किराना हिल पर, जो आपने पहले भी बताया था कि किराना हिल पर न्यूक्लियर लीकेज हुआ है, और क्या इंडिया ने वहां भी टारगेट किया था। तो उन्होंने एक बड़ा ही विटी रिएक्शन दिया, और वो रिएक्शन जो था काफी चर्चित हुआ था। Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस AK भारती सर के साथ, क्योंकि आप जानते हो उन्हें? हाँ बिल्कुल। एयर मार्शल भारती मेरे से 7 साल के बाद एयरफोर्स में आए, और हमने कई जगह कई वार्तालाप भी किए, कई जगह एक साथ काम भी किया, और हर जगह मैंने एक चीज उनकी देखी, कामनेस थी, प्रोफेशनल, एकदम डेडिकेटेड। और जो डायरेक्टर जनरल एयर ऑस बनता है, वो प्रोफेशनल होना और काम होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी ने पूरी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी को कार्यान्वित करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि वो प्रोफेशनल हो, काम हो, और सेंस ऑफ ह्यूमर अगर हो जिसके अंदर, तो वो ही एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है टीम के अंदर, जिससे सभी में जोश भर जाता है कि अब हमको देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। और ये एक ऐसे अफसर है, बहुत ही प्रोफेशनल है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, और सबसे बड़ी बात है कि कितना भी प्रेशर आ जाए इनके ऊपर, ये हमेशा काम रहते हैं। ये Su-30 के भी पायलट हैं, इन्होंने Su-30 स्क्वाड्रन को कमांड किया है, फाइटर कॉम्बैट लीडर भी हैं, और जो भी महत्वपूर्ण कोर्स है जैसे स्टाफ कोर्स वगैरह, इन्होंने सब बहुत ही अच्छे तरीके से उनको पास किया है। बिल्कुल सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगी आपसे। जी। राफेल ने जी। इंडियन एयरफोर्स को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है, एंड ऐसा कौन सा डिफेंस सिस्टम है, ऐसे कौन से जेट्स हैं जो आप US के पास देखते हैं, इजराइल के पास देखते हैं, और आपको लगता है कि इंडिया के पास भी ये होने चाहिए? देखिए, अगर स्टेल्थ कैटेगरी को छोड़ दें, बिकॉज स्टेल्थ तो आज की लेटेस्ट जनरेशन है, जो भारत अब उसकी तरफ एम्प का प्रोजेक्ट अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो शुरू होने के लिए उन्होंने 15,000 करोड़ पिछले मार्च में दिए थे। उसको अगर हम बात को छोड़ दें, तो उसके बाद ये जहाज लो ऑब्जर्वेबल 4.5 जनरेशन का जहाज है, कैनाट डिजाइन है, मनूवरेबल जहाज है, बहुत ही तेज गति से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। इसमें बहुत अलग अलग की आधुनिक वेपन सिस्टम्स लोडेड हैं। आपको मैंने स्कैल्प मिसाइल बताया था शुरू में, जो इस्तेमाल हुई थी, जिसकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर में आपको बता रहा था। बहुत ही हाईली एक्यूरेट मिसाइल है वो, एयर टू ग्राउंड, जो कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। उसी तरीके से एयर टू एयर एक मीटियोर मिसाइल है,
जो कि 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तक हवा में ही दूसरे जहाज़ों को शूट डाउन कर सकती है। बहुत एडवांस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार इसके अंदर लगा है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इस समय एक भी ऐसा जहाज नहीं है जो इसको मात दे सकता है। उनके पास है J-10, उनके पास JF-17 के 7 स्क्वाड्रन्स हैं और उसमें उन्होंने इंटीग्रेट भी किया है PL-15 को, जो आपने सुना होगा। लेकिन कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जहाज और वेपन सिस्टम का इस एयरक्राफ्ट को अभी इस समय, जब तक वो J-35 को लेते नहीं है, जो 2 स्क्वाड्रन के J-35 जो 5th जनरेशन के हैं वो आने वाले हैं, अभी तक कोई भी ऐसा जहाज नहीं है जो इस जहाज को मात दे सके। सर, एक सवाल आपसे इसलिए भी बनता है, एक लास्ट मैसेज आपसे बनता है, क्योंकि आप खुद एयर फाइटर पायलट रह चुके हैं, एयर कोमोडोर रह चुके हैं, और बहुत से बच्चों का, यंग जनरेशन का ये ड्रीम होता है, ये बनना, ये काम करना, और एयरफोर्स में जाकर, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाकर देश की सेवा करना बहुत से लोगों का ड्रीम होता है। मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि हमने व्योमिका सिंह मैम की ब्रीफिंग देखी, महिलाओं का, विमेंस का एयरफोर्स में आगे क्या रोल होने वाला है, क्या फ्यूचर है, कितना उनका योगदान जो है वो बढ़ने वाला है, प्लस जो बच्चे एयरफोर्स में या आर्म्ड फोर्सेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें और उनके पेरेंट्स को आप क्या सलाह देंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, भारतीय वायुसेना ही एक ऐसा अंग है हमारी सशस्त्र सेना का जिसमें परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। 1900 के करीब महिलाएं हैं जो फाइटर पायलट भी हैं, ट्रांसपोर्ट पायलट भी है, हेलीकॉप्टर पायलट थी व्योमिका सिंह, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत अच्छा काम किया था, और हाई ऑल्टीट्यूड्स में भी बहुत अच्छा काम किया था। तो हमारे जो महिलाएं हैं, हम उनको दूसरे लेवल पे नहीं गिनते, हम उनको सेम लेवल पे गिनते हैं। आज वो कमांडिंग ऑफिसर भी बन सकती हैं, आज वो फाइटर जहाज भी उड़ा सकती हैं, आज वो सबसे मुश्किल जो मिशन है भारतीय वायुसेना के उसमें जा सकती हैं। और इसमें कोई ब्रांच भी नहीं है, हम हर ब्रांच के अंदर हमारे पास हैं, चाहे वो अकाउंट्स ब्रांच हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, टेक्निकल ब्रांच हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच हो, हर ब्रांच के अंदर हमारे महिलाओं की जो परसेंटेज है वो दूसरे अंगों से ज्यादा है। अब आपने मुझे मैसेज की बात की है, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, ना केवल जो यूथ अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी। मैं किसी से भी आज पूछूं जो मेरे साथ हैं यहाँ पे, अंशिता जी या फिर जो कैमरामैन हैं, उनसे भी पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलें आई, वो सब कहेंगे। कई बार ऐसा समय आया जब हम भगवान से पूछ रहे थे कि मेरे साथ क्यों कर रहे हो ऐसे। आया मैम आपकी ज़िंदगी में ऐसा समय? बिल्कुल, कई बार आया। और उस समय आपने किस चीज से प्रेरणा ली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे समय में मुझे विंस्टन चर्चिल याद आते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, 62 मिलियन लोग, यानी कि 6 करोड़ 20 लाख लोग के करीब मारे गए थे। पूरे व्यापक स्थिति में ये युद्ध हुआ था पूरे विश्व के अंदर, इतनी तबाही मची थी। और उसको जब एलाइज ने जीता, और जीतने के बाद जब वो एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी में गए विंस्टन चर्चिल, तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया, आपकी जीत का मुख्य कारण क्या था? अंशिता जी, उन्होंने सिर्फ 5 शब्द बोले, और 5 शब्द बोलने के बाद वो जाके बैठ गए। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि वो 5 शब्द का मतलब क्या है, और जब समझ आया तो फिर तालियां गूंजती रही। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, नेवर 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 गिव अप। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कभी हार ना माने, गिरे उठे और उस एक्सपीरियंस का फायदा ले, फिर गिरे फिर उठे, फिर उस एक्सपीरियंस का फायदा ले। अगर फिर भी गिरते हैं तो फिर उठें, और अब उस गिरने से सीख लें और उस सीख को अप्लाई करें, आप जरूर जीतेंगे। और तब तक उठते रहिए जब तक आप जीतेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। देश के लिए आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। हम चाहेंगे कि नियर फ्यूचर में हम आपको फिर से इनवाइट करें, और अगर आप भी ये चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और अगली स्टोरी किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको किसी नए पॉडकास्ट के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।